जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे यूरोप का, जो यूरोप में राष्ट्र दौरा था इसका पार्ट 1 देख रहे थे। पार्ट 2 आज है, इसको देखेंगे। ठीक है, इसे पूरा वीडियो में पूरा आपका जो पूरा चैप्टर है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे 1848 तक। यानी 1848 में जो था जो यहाँ पर राष्ट्रवाद की जो भावना थी इटली में हो रहा था, वो भी असफल हुआ था, अच्छी तरह से नहीं हो पाया था। लेकिन जनता वहाँ की जो थी ना, जागरूक हो गई थी कि हम लोग को लोकतंत्र में रहना चाहिए, एक होकर के रहना चाहिए। ठीक है ना, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत हो चुकी थी। फिर यहाँ का एक राज्य था जहाँ पर एकीकृत किया गया था। मेजिनी पिछले वीडियो में बताए हैं। वहाँ पर 3 राज्यों को एक और 2 राज्यों के एक और मिलाया गया है। ठीक है, तो इसमें सार्डिनिया पिडमाउंट का जो राजा था विक्टर एमानुएल ने एकीकरण का कार्य को जारी रखा। इसने जो विक्टर एमानुएल था एकीकरण का कार्य को जारी रखा और अपना प्रधानमंत्री काउंट काबर को नियुक्त किया। इन्होंने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबर को नियुक्त किया। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि काउंट काबर किसका प्रधानमंत्री था, विक्टर एमानुएल का। ठीक है ना, आगे देखिए। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश ऑस्ट्रिया। इटली ने फ्रांस से दोस्ती की। इटली ने फ्रांस से दोस्ती इसलिए की ताकि ऑस्ट्रिया को पीछे किया जा सके और इटली का एकीकरण पुनः अच्छे से हो जाए। ठीक है ना, वहीं हुआ 1853 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। 1853 में 1853 के बीच क्रीमिया का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। क्रीमिया युद्ध किस किस देशों के बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस की ओर से काउंट काबूर ने अपना योगदान दिया था। हालांकि फ्रांस के लोगों ने कहा नहीं था कि हमको योगदान दीजिए, लेकिन फिर भी काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से योगदान दिया। इससे काउंट काबूर को लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रिया हार गया और ऑस्ट्रिया के हारने के बाद इटली का एकीकरण का कार्य संपन्न हो, ऐसा होने लगा। ठीक है ना, चलिए। शांति सम्मेलन किया गया। जब कोई भी युद्ध होता है, युद्ध के बाद कोई भी बड़ा युद्ध, छोटा युद्ध होता है, उसके बाद एक शांति सम्मेलन होता है। शांति सम्मेलन किया गया जिसमें इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बता दिया गया। जो काउंट काबूर थे, इन्होंने इस युद्ध में इसलिए योगदान दिया था कि ताकि जब शांति सम्मेलन हो तो इनको भी वहाँ पर बुलाया जाए। फिर उन्होंने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बता दिया। पूरे यूरोप की समस्या बता दिया कि इटली की नहीं, पूरी यूरोप की समस्या है। ठीक है ना, आगे देखिए। 1859 से 1860 1859 से 1860 में ऑस्ट्रिया पिडमाउंट में सीमा चल रहा था, जिसमें फ्रांस और इटली थे और ऑस्ट्रिया थी। ऑस्ट्रिया का जगह था लोम्बार्डी। जो इटली का ही था, लेकिन ऑस्ट्रिया ने इस पर आक्रमण करके अपना ले लिया था। फिर से ये जब युद्ध हुआ 1859 से 60 के बीच में, तो फिर से जो लोम्बार्डी क्षेत्र था इटली को वापस मिल गया। ठीक है ना, नेपोलियन तृतीय बना पड़ते हैं। नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच में मध्यस्थता की, यानी बीच में जाकर के हस्तक्षेप करके युद्ध को शांत किया और शांति करके यहाँ पर बंटवारा किया। तो चलिए देखते हैं किसको क्या मिला। आगे हम लोग पीछे देख सकते हैं, लोमार्डो जो पिडमाउंट को मिला। पिडमाउंट जो इटली का एक हिस्सा है। ठीक है ना, सार्डिनिया पिडमाउंट इटली का हिस्सा है। यानी लोम्बार्डी जो था पिडमाउंट को मिला और वेल्सिया ऑस्ट्रेलिया को मिला। वेनेसिया जो हिस्सा था वो ऑस्ट्रिया को मिला। ठीक है ना, 1860 से 61 के बीच में सभी रियासतों को मिला दिया गया। इटली के सभी रियासतों को 1860 से 61 के बीच में मिला दिया गया। केवल एक रोम बच गया, जो कि वहाँ की राजधानी थी। ठीक है ना, 1862 में दक्षिण इटली वेनेसिया सबका विलय हो गया। 1862 में दक्षिण इटली, 1860 से 61 में सभी रास्तों को मिलाया गया, लेकिन रोम को नहीं मिलाया गया था। वहीं 1862 में देखेंगे तो दक्षिण इटली के साथ साथ वेनेसिया के साथ सबका विलय हो गया। सभी जो भी उसमें छोटे बड़े प्रांत थे, सभी का विलय हो गया। और वहाँ पर जनमत संग्रह करा करके लोगों से पूछ लिया गया कि क्या आप एकीकरण में रहना चाहते हैं, इटली के एकीकरण में रहना चाहते हैं। वहाँ के लोगों ने हाँ कर दिया और उसके बाद से वहाँ पर जनमत संग्रह के द्वारा वहाँ की जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको आगे बढ़ाया गया। फिर आगे देखते हैं गैरिबाल्डी दक्षिण इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। गैरिबाल्डी दक्षिण इटली में रहने वाले थे और दक्षिण इटली में इन्होंने गणतंत्र का स्थापना करने का उद्देश्य था इनका। ठीक है ना, ये पेशा से एक नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है, ये पहले जो थे, यानी पूर्व मतलब पहले मेजनी के बातों का समर्थन करते थे। मेजनी के वीडियो बारे में पिछले वीडियो में बताएंगे, आप लोग देख सकते हैं। यानी मेजनी के बातों से समर्थक था। बाद में इसने काउंट काबूर के विचारों से समर्थक हो गए, यानी काउंट काबूर के विचारों को मानने लगा। इन्होंने सेना निर्माण किया और सिसिली और नपल्स पर आक्रमण किया।
सेना निर्माण करके सिसिली और नेपाल सम्राट पर आक्रमण करके वहाँ जो बुर्बो वंश का राजा था उसको बुर्बो वंश को राज को खत्म करके वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर दी। ठीक है ना, गणतंत्र की स्थापना कर दी। फिर सत्ता गैरिबाल्डी के हाथ में आ गई, सत्ता गैरिबाल्डी के हाथ में चल गई। जब ये दोनों बुर्बो वंश को खत्म करके गणतंत्र की स्थापना की तो जाहिर सी बात है जो गणतंत्र की स्थापना करेगा सत्ता उसके हाथ में आ जाएगी। तो सत्ता गैरिबाल्डी के हाथ में आ गई। काबुल का समर्थन भी इसको मिल रहा था। ठीक है ना। चलिए 1862 में इन्होंने रोम पर आक्रमण किया। जब यहाँ पर आक्रमण किया तो काबुल का समर्थन कर मिल रहा था, लेकिन जब इन्होंने रोम पर राजधानी पर आक्रमण की योजना को त्याग दिया। जब आक्रमण करने जा रहे थे तो काउंट काबुल से मुलाकात हुई और काउंट काबुल से मुलाकात के बाद इस योजना को त्याग कर दिया गया, यानी योजना खत्म हो गया। ठीक है ना, रोम पर आक्रमण नहीं हुआ। ठीक है। अब देखिए विक्टर एमैनुअल राजा बनने का मौका। विक्टर एमैनुअल ने कहा गैरिबाल्डी को जो कि एक पेश नाविक थे, उन्होंने कहा कि आप इतना बड़ा योगदान दिए हैं इटली के एकीकरण में, आप यहाँ का राजा बन जाइए। लेकिन उन्होंने साधारण जीवन जिया। ये जो गैरिबाल्डी थे साधारण जीवन जिए, जो कि पेशे से एक नाविक थे। ठीक है ना। इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी जो चरित्र है उस चरित्र का महत्वपूर्ण भूमिका है। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गैरिबाल्डी की। गैरिबाल्डी की मृत्यु 1862 में हो जाती है। 1870 से 71 के बीच में फ्रांस प्रसा में युद्ध होने लगता है। 1870 के 71 के बीच में फ्रांस और प्रसा में युद्ध होता है, जिसमें पोप की रक्षा फ्रांस नहीं कर पाता है। पोप जो है यहाँ पर जो पोप शासक थे उनकी रक्षा फ्रांस नहीं कर पाता है और विक्टर एमैनुअल एकीकरण में सफल हो जाता है। ठीक है ना, कुछ हद तक यहाँ पर एकीकरण हो जाता है। और जो पोप लोग हैं वेटिकन सिटी के किला में चले जाते हैं। पोप जब वेटिकन सिटी के किला में चले गए तो एकीकरण का कार्य सफल हो गया। यहाँ पर आने के बाद जो पोप लोग थे ना, पोप लोग एकीकरण में बहुत बड़े बाधक थे। जब ये हट गए, इनकी रक्षा फ्रांस नहीं कर पाया, उसके बाद से ये लोग अपने आप को वेटिकन सिटी के किला में बंद कर लिए और बाहर वेटिकन सिटी बाहर जो है एकीकरण का कार्य सफल हो गया। ठीक है ना। तो चलिए ये था इटली का एकीकरण। आगे देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? जैसे इटली में जैसे सारी घटनाएं घट रही थी, सेम वैसे ही जर्मनी में कुछ वैसे ही घटनाएं घट रही थी। जर्मनी को 300 छोटे बड़े प्रांतों में 300, अब सोचिए जर्मनी इतना छोटा सा देश है और उसको उस समय 300 छोटे बड़े राज्यों यानी छोटे बड़े प्रांतों में बांट दिया गया था। एकीकरण के पृष्ठभूमि नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है ना। 1806 में देखेंगे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया। 1806 में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया, राष्ट्रवादी भाव से किया गया। इसमें कौन कौन थे? हिगेल कांट, हम्बोल्ट, आर्डन और जैगल ग्रिम राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिए। ये लोग जर्मनी के थे। इन लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर 1800 में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गणतंत्र की स्थापना के लिए। ठीक है ना। आगे देखते हैं येना विश्वविद्यालय उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था। ठीक है ना। येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था। मेटरनिख तो था दबाने का कार्य कर रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने का काम कर रहा था मेटरनिख, जो कि असफल रहा। ठीक है ना। जालवेरिन संस्था एक व्यापारियों की संस्था थी। इसका भी उद्देश्य गणतंत्र को स्थापित करना था। ठीक है ना। 1848 में पर्सा के राजा विलियम 1848 में पर्सा के राजा विलियम के द्वारा जर्मन का नेतृत्व किया गया। जो भी जर्मनी का एकीकरण हो रहा था 1848 में पर्सा के राजा विलियम के द्वारा जर्मनी का नेतृत्व किया गया। अब देखिए फ्रैंकफर्ट एक निरंकुश शासक था। उन्होंने इस को नहीं माना कि विलियम जर्मनी का नेतृत्व करेंगे। ये फ्रैंकफर्ट नहीं माना। हालांकि इसकी मृत्यु हो गई और उसका बड़ा भाई यहाँ का राजा बना। ठीक है ना। इसकी मृत्यु हो गई बहुत जल्दी और इसका बड़ा भाई यहाँ का राजा बना। विलियम के प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क किसके प्रधानमंत्री थे? तो विलियम के प्रधानमंत्री थे। जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति बिस्मार्क जो थे जर्मन सैन्य शक्ति यानी जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया, क्योंकि किसी भी देश को एकीकृत करने के लिए एक सैन्य शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया और बिस्मार्क सफल कूटनीतिज्ञ थे और राजतंत्र का समर्थक भी थे। ठीक है ना। राजतंत्र का समर्थक थे। 1864 में डेनमार्क पर आक्रमण। 1864 में किस पर आक्रमण किया? डेनमार्क पर आक्रमण किया। किसने? बिस्मार्क ने। जीत के बाद जो वहाँ का क्षेत्र था प्रसा के अधीन हो गया। ठीक है ना। सेल्सिविक वहाँ का क्षेत्र था
सेल्सविक जो था क्षेत्र था प्रसा के अधीन हो गया। हास्टेलियन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। देखिए सेल्सविक जो था प्रसा के अधीन हो गया, ठीक है ना। हालेस्टिन जो था ऑस्ट्रिया का प्राप्त हो गया। 1866 में प्रसा के विरुद्ध सोडा में युद्ध छिड़ गया। 1866 में प्रसा के विरुद्ध सोडेवा में युद्ध छिड़ गया और जर्मनी और फ्रांस मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिए। और जर्मनी और फ्रांस जब मिल करके ऑस्ट्रिया को जब पराजित कर दिए तो जर्मनी का एकीकरण 2/3 भाग सफल हो गया, 2/3 भाग सफल हो गया। मात्र 1/3 भाग बचा था और 1/3 भाग एकीकरण को सफल करने के लिए अब फ्रांस और जर्मनी में युद्ध होना आवश्यक हो गया था, क्योंकि जर्मनी का कुछ क्षेत्र फ्रांस कब्जाया हुआ था, उसको पहले वापस करेंगे, उसके बाद से एकीकरण करेंगे। तो निश्चित रूप से फ्रांस से युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है ना। युद्ध आवश्यक हो गया था। उसी समय एक घटना घटती है, स्पेन की राजगद्दी पर प्रसा का राजकुमार का अधिकार है। उस समय स्पेन की राजगद्दी पर प्रसा के राजकुमार का अधिकार था। यहाँ प्रसा और जर्मन मिलकर के फ्रांस से युद्ध करते हैं। फ्रांस, प्रसा और जर्मन दोनों देशों से एक साथ युद्ध करता है, जिसके कारण फ्रांस की हार हो जाती है। फ्रांस यहाँ पर हार जाता है, ठीक है ना। वही 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, जिसमें 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और 1871 में जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर फ्रांस जब हार गया तो निश्चित रूप से फ्रांस जो जमीन कब्जा किया था वो जमीन मिल गया। जो फ्रांस जमीन कब्जा किया था वो जमीन जर्मनी को मिल गया और जर्मनी को मिलने के बाद वहाँ पर 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिस जो संधि हुई फ्रांस और जर्मनी के बीच में संधि हुई और फ्रांस और जर्मनी के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। उसके बाद से जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए पढ़ते हैं। आगे यूनान में राष्ट्रपिता का। यूनान बहुत ही एक संपन्न देश था। यूनान एक सभ्य देश था। यहाँ पर आदर्शवादी लोग रहते थे, ठीक है ना। यूनान तो गौरवशाली, इसका जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली है। यहाँ पर कला, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सक तुर्की, लेकिन यह तुर्की के अधीन में था, ठीक है ना। यहाँ पर कला, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा बहुत सारे अच्छे क्षेत्र थे, लेकिन तुर्की जैसे एक देश का गुलाम था, उसके अधीन था, ठीक है ना। आगे देखें तो हितोरिया फ्लोइंग संस्था, एक हितोरिया फ्लोइंग संस्था बनाई। इसके एक संस्था थी, इस देश में संस्था बनाई गई जिसका नाम था हितोरिया फ्लोइंग संस्था। इस संस्था का उद्देश्य था यूनान जो देश है, यूनान देश को ये जो तुर्की कब्जा किया हुआ है इस तुर्की से मुक्त कराना, ठीक है ना। हमें देखिए जब यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो एक इंग्लैंड के कवि थे, जिसका नाम था लॉर्ड बायरन इसका नाम था। इन्होंने यूनान में ही शहादत को प्राप्त कर ली। यूनान के में जब स्वतंत्रता का युद्ध चल रहा था उसी में शहीद हो गए। अब वहाँ के जो लोग थे वहाँ पर बौखलाहट उत्पन्न हो गई, क्योंकि जब दूसरे देश के आकर के हमारे लिए युद्ध करके शहीद हो जा रहा है तो क्या हमको अपने देश के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए। वहाँ पर इस बात को लेकर के लोगों में आक्रोश फैल गया, ठीक है ना। देखिए रूस था यूनान को जो स्वतंत्र कराने में रूस सहायता कर रहा था। 1821 में जनरल अलेक्जेंडर यप्सिलियान्टे के नेतृत्व में यूनान के समर्थन में और तुर्की के विरोध में यहाँ पर एक अभियान चला गया, इनके नेतृत्व में चला गया था, ठीक है ना। जो यूनान का समर्थन है, विद्रोह में नहीं, यूनान के समर्थन में चला गया था। 1826 में ब्रिटेन और रूस मिलकर के समझौता किया और मध्यस्थता किया। ब्रिटेन और रूस कहे कि हम तुर्की और यूनान के बीच में मध्यस्थता करेंगे, ठीक है ना। ये कब हुआ? 1826 में। 1827 में लंदन में एक आयोजन हुआ जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और रूस मिल करके तुर्की के विरुद्ध जो भी काम होगा वो करेंगे। तुर्की के खिलाफ यूनान को आज़ाद करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे, ठीक है। चलिए तुर्की और मिस्र, हालांकि तुर्की की सहायता करने के लिए एक देश आया था, उसका नाम था मिस्र और तुर्की। यहाँ पर जो 3 देश थे फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, इसके सामने न टिक सका और तुर्की यहाँ से हार गया, ठीक है। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में हुई थी और 1832 में इसको एक स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया। जब यहाँ से तुर्की चला गया तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई जो तुर्की और यूनान के बीच में हुई और 1832 में इसको एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया, जहाँ का शासक बना बेवेरिया का शासक ओटो, इसका राजा बना, ठीक है। कौन शासक बना? स्वतंत्र देश का शासक कौन बना? बेवेरिया का शासक ओटो, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं हंगरी पढ़ेंगे। तो हंगरी में भी ऐसे बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, जिसमें जब देखिए यहाँ पर एकीकरण हो गया, इटली में हो गया, जर्मनी में हो गया,
यूनान में हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हंगरी जो देश था, हंगरी में, वहाँ पर भी आंदोलन चल रहा था। वहाँ के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कोसुत फ्रांसिस डिक, उनका नाम था कोसुत फ्रांसिस डिक नामक व्यक्ति आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर, जो 31 मार्च 1884 को ऑस्ट्रियाई जो वहाँ पर जो भी ऑस्ट्रिया वहाँ पर जो ऑस्ट्रिया वाले थे ना, ऑस्ट्रिया वाले वहाँ पर अपने उसको जो हंगरी को अपना अधीन बना कर रखे थे। तो 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया देश का जो भी सत्ता थी वहाँ पर उसका पतन हो गया और हंगरी वाले जो थे अपनी सेना खुद रखने लगे, मंत्रिमंडल उनके हाथ में आ गया, प्रेस उनके हाथ में आ गया, सुरक्षा व्यवस्था उनके हाथ में आ गई, यानी पूरी तरह से देश उनके कंट्रोल में आ गया 31 मार्च 1848 को। चलिए आगे देखते हैं। आगे पोलैंड में देखेंगे। पोलैंड में 1830 के क्रांति का यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, व्यापक प्रभाव पड़ा। यहाँ पर देखिए इंग्लैंड और फ्रांस जो थे पोलैंड को कोई सहायता प्रदान नहीं किए, जिसके कारण यहाँ के विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर एकीकृत नहीं हो पाए। ठीक है ना। आगे देखेंगे बोहेमिया। तो एक बोहेमिया जो है ऑस्ट्रेलियाई शासन के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र था। ठीक है ना। बोहेमिया जो था एक लोगों का एक वर्ग था जो इस ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत आने वाले थे। जब यहाँ पर आंदोलन का प्रभाव हुआ, जो आंदोलन जब यहाँ पर बढ़ा तो आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया, यानी हिंसात्मक आंदोलन ले लिया गया, जहाँ पर जो भी उपलब्धि यहाँ पर हासिल हुई थी, बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई, और जो भी उपलब्धि हासिल हो पाई थी वो अस्थायी हो गई, यानी मिल करके फिर से चले गए। ठीक है ना, वही था यहाँ पर। अब चलिए हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका परिणाम क्या किया पहले देखते हैं। देखिए लगभग सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी। यूरोप के सभी देशों में लगभग राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी, और जो बाल्कन का क्षेत्र था एक युद्ध का मैदान बन चुका था। ठीक है, और ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो चुका था। यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य पहले हुआ करता, उसका अंत हो चुका था, और पूरे विश्व को जागरूक किया गया। पूरे विश्व को एक संदेश मिला कि हमको भी जागरूक हो जाना चाहिए, हमको भी अपना देश प्रेम के प्रति अपने देश को एकीकृत कर लेना चाहिए। ठीक है, इसका प्रभाव भारत में पड़ा। 1789 में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों से भारत से जो गुलाम था उसको आज़ाद कराना। ठीक है, तो वहाँ पर स्वतंत्रता के वृक्ष उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष भी लगाए थे, यानी बरगद का पेड़ लगाया था और बोले थे कि स्वतंत्रता का वृक्ष है, हम लोग देश को अपना स्वतंत्र कराएंगे। ठीक है ना। स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाया था? टीपू सुल्तान लगाए थे। वहीं हमारे देश के अंदर राजा राम मोहन राय भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में बहुत ही रुचि रखते थे। इन्होंने 1821 में जब नेपुल्स क्रांति विफल हुआ तो बहुत ही दुख जताए थे 1821 में। ठीक है, वहीं 1823 में देखेंगे तो स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन में जब सफलता मिली थी तो इन्होंने भोज का आयोजन किया था। ठीक है ना। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। और 1857 की क्रांति राष्ट्रीय तो देखने लगे, यानी 1857 की क्रांति में लोगों को दिखने लगा अपने राष्ट्र की भावना धीरे धीरे दिखने लगे। तो दोस्तों ये था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म हो गया। तो ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए वंदे मातरम।